बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पिछले लेक्चर में ओस्टियोपोरोसिस के क्लिनिकल आउटकम्स और डायग्नोसिस रह गई थी। तो वो चलिए इसमें हम कवर कर लेते हैं 1-2 मिनट में। तो अब देखें, ये मोस्टली तो हमारे पास जो है ना ओस्टियोपोरोसिस एसिम्प्टोमेटिक नेचर की होती है, ठीक है। तो उस वक्त तक जब तक कि कोई फ्रैक्चर ना हो जाए इसका पता नहीं चलता, ठीक है। वैसे भी ओल्ड एज में मोस्टली होता है ना, तो वह वैसे कहते हैं कि भाई थकावट हो रही है, क्या हो रही है, तो वो इसको इग्नोर कर देते हैं। और थोड़ा से को लंबर फ्रैक्चर्स मोस्ट कॉमनली होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइट जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। और हमारे पास जो है काइफोस्कोलियोसिस जो डिफॉर्मिटी है वो हो जाती है। ये देखें काइफोस्कोलियोसिस, ठीक है, आपने अक्सर बुजुर्ग देखे होंगे ऐसे चलते हुए, ठीक है। तो ये ओस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। देन हमारे पास फेमोरल नेक, पेल्विस और स्पाइन फ्रैक्चर जो है वो मोस्ट कॉमन है उनके बाद, ठीक है। इनकी वजह से ये जब आपकी ना डिजीज होती है एक्सट्रीम स्टेज पे, उसमें जब बोन टूटती है तो फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म और नमूनिया वगैरह हो सकता है और डेथ हो सकती है। और ये ओल्ड एज में जिनमें ओस्टियोपोरोसिस होती है, ओस्टियोपोरोसिस में मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ यही है, ठीक है। तो वो तो डेथ की इतनी काज नहीं बनती। तो देन हम डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं। इसे कैसे डायग्नोज करना है, मोस्टली बोन डिजीज हम एक्सरे पे डायग्नोज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सरे ब्लड टेस्ट में मोस्टली अनरिलायबल है, इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता। वो बहुत एक्सट्रीम स्टेज हो फिर एक्सरे में जाके हमें बोन्स में नजर आता है, ठीक है। तो मतलब जब 30-40% बोन लॉस हो चुकी हो, उसके बाद बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल हमारे पास डेक्सा स्कैन है और सिटी स्कैन है बोन डेंसिटी के लिए। ये दोनों बोन की डेंसिटी को जाया करते हैं। डेक्सा में हम एक्सरे भी यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंट मोडेलिटीज की हम यूज करते हैं, ठीक है। और सिटी स्कैन, ये दोनों बेस्ट टूल्स है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑन पैगेट डिजीज, ठीक है, इसे ओस्टियाई ओस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका दूसरा नेम है, ये साइंटिस्ट के नेम पे है, ठीक है, इसका नेम जो है। तो अब ये है कि इसमें से एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ऐसे को खास इतने इसमें से कभी नहीं आई थिंक आया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 3 स्टेजेस इसमें इंक्लूडेड हैं डिजीज में, ठीक है। तो वो 3 स्टेजेस क्या हैं, ठीक है, उसके बाद नेट इफेक्ट देखेंगे, कौन स्टेजेस के बाद क्या आता है, ठीक है। हम देखेंगे ये किस तरह ये डिजीज होती है, ठीक है। तो ये जो हमने अभी ड्रा किया ये स्केलेटल डिजीज प्रोग्रेशन, ठीक है, मतलब बोन की जो ये डिजीज है इसकी प्रोग्रेशन, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ। सबसे पहली स्टेज जो हमारी है ओस्टियोलिटिक स्टेज है। इसमें क्या होगा, फ्रिंजाइड ओस्टियोक्लास्ट मीन अनकंट्रोल्ड ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी होगी, ठीक है। और वजूहात क्या है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से बोन की रिजॉर्प्शन होगी, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट पैसे नॉर्मली कंट्रोल्ड एक्टिविटी उसकी चल रही होती है। तो उसके बाद अगली स्टेज, अब जैसे ही ओस्टियोलिटिक स्टेज शुरू हुई है तो साथ ही ओस्टियोब्लास्ट ने भी काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर एक ऐसी स्टेज है जिसे मिक्स स्टेज कहेंगे। ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी उसमें क्या होती है, बराबर हो जाती है, क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट अपना काम परफॉर्म कर रहा है तो ओस्टियोब्लास्ट ने भी अपना काम परफॉर्म करना है। एक तरफ से टूट रही है तो दूसरी तरफ से बन रही है, ठीक है। तो बोन फॉर्मेशन अकर्स अलोंग साइड रिसॉर्प्शन, ठीक है, रिजॉर्प्शन भी हो रही है और फॉर्मेशन भी हो रही है। ये हमारी मिक्स स्टेज आती है। देन हम तीसरी स्टेज पे आते हैं। अब ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी चल रही है, वो नहीं रुक रही, अब उसका कोई ट्रिगर मिला है ना उसे। लेकिन ओस्टियोब्लास्ट जो है वो ये होता है कि सेल के अंदर जितना मटेरियल पड़ा है उसने उसे यूज करके ही आगे बोन के सेल्स बनाने हैं ना। तो ऐसा एक टाइम आएगा कि वो जो मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल पड़ा होता है सेल की फॉर्मेशन के लिए, वो खत्म हो जाएगा। मीन सेलुलर एक्टिविटी एग्जॉस्ट रिजल्टिंग इन बोन हार्डनिंग, ठीक है। अब बोन हार्डनिंग कैसे होगी, क्योंकि अब असल मटेरियल खत्म हो चुका है। तो एंड पे हमारे पास किसी भी डिजीज के क्योंकि लंबे अरसे तक चले तो उसमें फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो फाइब्रोसिस ये फ्री में ही हो जाती है, इसके लिए कोई इतने मटेरियल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कुछ ना हो जहाँ पे लंबे अरसे तक कोई डिजीज चल रही है तो फाइब्रोसिस होती है। तो फाइब्रोसिस को हम स्क्लेरोसिस भी कह देते हैं, ठीक है। तो ओस्टियोस्क्लेरोटिक स्टेज हमारी तीसरी है, जहां पे स्क्लेरोसिस होती है या फाइब्रोसिस होती है, वो हार्ड वो चीज बन जाती है, ठीक है। तो हमारा नेट इफेक्ट अब क्या आएगा, ठीक है, बोन मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो चुकी है, ठीक है, लेकिन बोन जो है वो डिसऑर्डर्ड होगी और वीक हो गई,
ये ओस्टियोक्लास्ट का फंक्शन ज्यादा है, ओस्टियोब्लास्ट का तकरीबन अब ना होने के बराबर एंड पे आगे, ठीक है। तो फाइब्रोसिस हो चुकी है, बोन हार्ड है, मास बढ़ चुका है, लेकिन बोन हमारी क्या है, वो वीक है, उसमें फ्रैक्चर्स बहुत जल्द होंगे। तो मजीद हम आगे लेके चलते हैं लेक्चर को। अब हम इसकी देखेंगे पैथोजेंसिस, कि ओस्टियोक्लास्ट को क्या ऐसा ट्रिगर मिलता है कि वो मतलब उसकी एक्टिविटी रोकती ही नहीं है, ठीक है, अनकंट्रोल हो जाती है। मोस्टली क्या, पैरामिक्सोवायरस जो है इसका कोई कनेक्शन है पेजेट डिजीज के साथ, ठीक है। अब पैरामिक्सोवायरस इन्फेक्शन ये ओस्टियोक्लास्ट के अंदर कहते हैं कि कहा जाता है कि हो सकता है पैरामिक्स, इस तरह की कोई चीजें देखी गई जैसा कि पैरामीजो वायरस है, ठीक है, वो कंफर्म नहीं है कि यही है, लेकिन कहा जाता है कि यही हो सकता है, ठीक है। अब ये इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 को सिक्रीट करता है, जो कि ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। अब देखा गया है कि 10% ऐसे लोग जिनमें वेजर डिजीज है, मतलब ठीक है, उनमें से 10% ऐसे थे जिनमें जीन की म्यूटेशन भी थी, SQSTM1, ठीक है, जो ओस्टियो क्लास्टोजेनिक, ठीक है, एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। ये जीन म्यूटेशन होगी तो वो अनकंट्रोल्ड आप कह लेंगे ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी होगी। अब जब ऐसे पेशेंट की बोन ली गई, उसको देखा गया तो उसमें हमें ये वायरस नहीं मिला, ठीक है। तो अब ये क्या चक्कर है, तो लेकिन कहा जाता है कि मे भी इस तरह का कोई ना कोई रिलेशन हो, ठीक है। तो क्योंकि इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म देखेगा, पैरामीजो वायरस भी यही करता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ही काज करवाता है, इंटरलूकिन 1 और 6 को सिक्रीट करवाता है। तो ये एक आप कह लें कि जैसे मोस्ट हमारे मेडिकल में ऐसे ही हैं चीजें, एक थ्योरी है, ठीक है, जो मफरूजा आपके सामने पेश किया गया है, तो ये कंफर्म चीज नहीं है। तो हम देखते हैं स्केलेटल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, कौन कौन सी बोन्स कितनी इन्वॉल्व होती है। मोनोस्टोटिक 15% मोनोस्टोटिक होती है, मीन सिंगल बोन अफेक्ट होती है, ठीक है, ये 15% हमें केस में सिंगल बोन मिलती है। उसके बाद पॉलीस्टोटिक, ठीक है, अब ये हमारे पास 85% जो है पेशेंट्स, उनमें देखा गया कि पॉलीस्टोटिक डिजीज होती है, मीन एक से ज्यादा बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, मल्टीपल बोन इन्वॉल्व होती हैं, ये ज्यादा केसेस में देखा गया, ठीक है। अब बोन्स कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, अब देखिए 80% जो है वो एक्सियल स्केलेटल और प्रॉक्सिमल फीमर को देखा गया। एक्सियल जो आपके सेंटर में जितनी बोन है वो उसकी वर्टिब्रा पड़े हैं, ऊपर स्कल पड़ा है, तो ये सेंटर की, ठीक है। तो ये सेंटर वाली बोन जो है ये 80% इन्वॉल्वमेंट इनकी देखी है, बाकी 20% रह गई है। तो उसमें हमारा वो रिब्स आ जाती हैं, फिबुला आ जाती है, हैंड्स एंड फीट हैं, ठीक है। तो ये रेयर इफेक्ट जो होती हैं ये वो वाली बोन्स है, ठीक है। तो हमने देख ले कौन सी बोन कितना इन्वॉल्व होती है, मोनोस्टोटिक कितनी होती है हमारे पास, पॉलीस्टोटिक जो है रेशियो वो कितनी होती है। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं कि पेशेंट किस तरह प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी, मोस्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ पेशेंट जो है वो सिम्प्टोमेटिक भी देखे गए हैं। तो उसके बाद ए वार्मनेस, ठीक है, अब जो बोन इन्वॉल्व होगी उसमें ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी चल रही होगी, वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो वो जगह हॉट होगी, ठीक है, वार्मनेस आपको वहां पे मिलेगी। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है, मतलब कोई ना कोई काम बहुत ज्यादा हो रहा है। व्हाट इज दैट, दैट इज ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से। उसके बाद लॉन्ग बोन्स अगर इन्वॉल्व होगी पेशेंट में तो हमें क्या सिम्टम्स आएंगी, डिफॉर्म बोन्स होंगी, ठीक है, जो लॉन्ग बोन इन्वॉल्व होगी। ब्रिटल बोन्स मीन जल्दी से टूटने वाली बोन्स। और उसके बाद चाक स्टिक फ्रैक्चर्स, ये वर्टिब्रा के फ्रैक्चर्स को हम चाक स्टिक फ्रैक्चर्स कहते हैं। दो वर्टिब्रा के दरमियान जो कनेक्शन होता है वहां पे बोन जो ब्रिटल हो चुके हैं, आसानी से टूट सकती हैं, तो वो हमें इसमें मिलते हैं। उसके बाद स्कल इन्वॉल्वमेंट, तो स्कल इन्वॉल्वमेंट में जब होगा, स्कल बोन इन्वॉल्व होगी, हेडेक होगा, जारी बात सबसे पहले सिम्टम ही सर में हेडेक होती है, ठीक है। तो उसके बाद वियन इश्यूज आएंगे और हेयरिंग लॉस आएगा, ठीक है। उसके बाद स्पाइन लीजन्स अगर हमें मिलेंगे या वो होंगे तो उसमें बैक पेन होगी, नर्व रूट की कंप्रेशन होगी, ठीक है, जारिबल स्पाइन के रीजन में नर्व रूट कंप्रेशन होगी, तो पेरिफेरी में आप कह लें कि आपको वो नमनेस फील होगी, ठीक है, उस पेशेंट को। और हीटनेस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज, और पेन भी हो सकती है। उसके बाद स्वेयर पॉलीस्टोटिक डिजीज, मल्टीपल बोन इन्वॉल्व हो सकती हैं बॉडी की, ठीक है, तो उस लिहाज से सिम्टम्स होगी इस पेशेंट की। देन एलिवेटेड मार्कर्स, वो कौन से, सीरम एल्कलाइन फास्फेटेज और यूरिनरी हाइड्रोक्सी प्रोलिन,
ये बोन के मार्कर्स हैं, ठीक है। मोस्टली एएलपी जो है ये मोस्टली बोन्स में आपको मिलता है, लेकिन ये मोस्ट नॉन स्पेसिफिक अगर कोई आप मार्कर कहें तो एएलपी है ये। और बहुत सारी जो डिजीजेज हैं या ऐसी स्पेसिस हैं, ऐसे ऑर्गन है जहाँ से निकलता है, मतलब प्रोस्टेट का कोई इशू हुआ उसमें भी बड़ा हुआ होता है, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में बड़ा हुआ होता है, इसके बाद पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा है उसमें बड़ा हुआ होता है, और बिली ट्रैक के इश्यूज होते हैं उसमें भी बड़ा हुआ होता है। बच्चा तेजी से ग्रो कर रहा होता है, इसलिए चाइल्डहुड में भी ये बड़ा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपने सिम्टम्स के साथ देखना है कि किस ऑर्गन की सिम्टम्स आ रही हैं, बच्चे की एज क्या है, ठीक है, और जेंडर क्या है, ठीक है। उस लिहाज से आपने देखना है मार्कर्स को, और फिर आपने लेबल करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। अब इस लेक्चर के एंड पे हम मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, कौन कौन सी डायग्राम है, ठीक है। पहले हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ऑस्टियोलिटिक स्टेज है जिसमें आपको जो बड़े बड़े से सेल्स नजर आ रही, ओस्टियोक्लास्ट है, ठीक है। तो ओस्टियोक्लास्ट ही नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद नीचे वाली हमारी मिक्स्ड फेज है जिसमें ओस्टियोक्लास्ट है और फिर ओस्टियोब्लास्ट दोनों ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। और न्यू बॉर्न फॉर्मेशन भी कुछ नजर आ रही है। तीसरी स्टेज के बाद आ जाए हमारे पास ओस्टियोस्क्लेरोटिक जिसमें आपको न्यूबॉर्न बनी हुई नजर आ रही है। इसके बाद ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है इसकी, ये है बिग रोबन से, ठीक है। तो ये आपको कौन सा इसमें पैटर्न नजर आया, मोज़ेक पैटर्न इसे कहते हैं, ठीक है। ये पैथोग्नोमिक साइन है इसका। तो हो सकता है कि उसमें बिग रोबन से भी डायग्राम आ सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैंने यहाँ पे शो करवा दिए। तो अभी इसे जिक्सा पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है, जिक्सा पजल। तो ये दूसरी डायग्राम है जो कि मीडियम रोबन से दिखाई गई है। ये ऐसे नजर आए जैसे जिक्सैक पजल होता है ना, पजल जो हम अक्सर खेलते हैं गेम छोटी सी। तो ये वो पैटर्न भी कहते हैं, जिक्सा पजल पैटर्न या फिर मोजेक पैटर्न, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। ये देखिए पजल की डायग्राम आपको दिखाई गई है। तो ये इस तरह का ही नजर आता है। दैट इज द पैथोग्नोमिक साइन ऑफ पेजेट डिजीज।